अगर आप डेली फ्री वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप डेली वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आपका 40+ का MCQs का टारगेट कवर हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ए कंडीशन गिविंग राइज टू लर्निंग डिफ़िकल्टी। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि वो कंडीशन जिसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में समस्या आती है, उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, APD यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड एम्फेसिया। ये इसके एग्जांपल है लर्निंग डिसेबिलिटी के। अब हम एक एक करके इसको जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड एम्फेसिया। तो चलिए डिसलेक्सिया का हम पहले देखते हैं कि टाइप क्या है। डिसलेक्सिया, देखिए वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं क्या है। डिसलेक्सिया में डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, और लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग, यानी कि डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। डिसलेक्सिया मीनिंग क्या हो गया? डिफ़िकल्टी रीडिंग, यानी कि पढ़ने में समस्या। लेक्सिया मैंने रीडिंग और डिस मैंने डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिसलेक्सिया इज़ ए रीडिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट को रीडिंग डिसऑर्डर है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है? तो डिसलेक्सिया है। लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या करती है? बच्चे की जो रीडिंग प्रोसेस है और जो लैंग्वेज प्रोसेस है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। इसमें ना बच्चा पढ़ पाता है, ना बच्चा भाषा को समझ पाता है। यानी कि डिसलेक्सिया क्या हुआ? एक ऐसी समस्या जिसमें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है और साथ में बच्चा पढ़ भी नहीं पाता और साथ में लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। सिंपल सी बात है, देखिए कि अगर आप जैसे अभी हिंदी या इंग्लिश समझते हो, अगर आपके सामने तमिल भाषा रख दी जाए तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ वो डिसलेक्सिया हो गया, वो बीमारी नहीं हुई, क्योंकि वो तो आप लैंग्वेज जान ही ना पाए। तो होता है कि जो कॉमन लैंग्वेज समझ में जो हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो भी हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में देखते हैं, बच्चा वो भी बेसिक लैंग्वेज समझ नहीं पाता, तो वहाँ होती है डिसलेक्सिया प्रॉब्लम। यानी कि इसमें बच्चा भाषा को समझ नहीं पाता, तो इसलिए इसको कौन सी प्रॉब्लम आती है? इसको पढ़ने में, रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। डिसलेक्सिया समटाइम रेफर टू एज ए लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया को कभी कभार लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चा मात्रा को समझ नहीं पाता। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे या स्टूडेंट है, वो पढ़ते नहीं है सही से, उसको पढ़ नहीं पाते। ठीक है, शब्दों को जोड़ नहीं पाते, शब्दों को समझ नहीं पाते, इसलिए उनमें डिसलेक्सिया पाया जाता है। डिस्प्रैक्सिया आ गया नेक्स्ट। सिंपल सी बात है कि इसका मीनिंग भी जानेंगे। डिस का मतलब डिफिकल्टी, प्रैक्सिया मतलब कि टू डू। ए डिसऑर्डर डैट ए करेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन मसल्स कंट्रोल। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मसल कंट्रोल, यानी कि जो हमारे मांसपेशियां हैं उसमें कंट्रोल में उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। विच कॉजेज प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। जिसमें कई समस्या पैदा होती है, जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ हाथ से चीज़ उठाई या कुछ वैसे किया, चलने फिरने में, तो सहयोग करने में। लैंग्वेज एंड स्पीच कैन अफेक्ट लर्निंग। इसमें लैंग्वेज एंड स्पीच कैन अफेक्ट लर्निंग। इसमें जो भाषा है, जो हमारा बोलने का ज़रिया है, तरीका है, उसको इफेक्ट करता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि डिस्प्रैक्सिया क्या होता है ये, यानी कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है? इसमें मूवमेंट में करने में, सहयोग करने में, लैंग्वेज बोलने में, स्पीच करने में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस का मतलब डिफिकल्टी, ग्राफिया मतलब राइटिंग। स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया विद फाइंड इट हार्ड टू राइट। इसमें स्टूडेंट को लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम स्टूडेंट को लिखने में प्रॉब्लम आती है डिसग्राफिया में। ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। आप मीनिंग जान लो कि आपको पैसे ही पता चल जाएगा यह है क्या। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम और एनी बडी एल्स टू अंडरस्टैंड वट हैज़ बीन रिटन। सभी के लिए समस्या है कि ये, देखिए इसमें होता क्या है कि बच्चा सही से लिख नहीं पाता है ना। बच्चे को लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो बच्चा लिख नहीं पाता,
अगर उसका लिखा हुआ होता है ना तो वो खुद पढ़ पाता है ना कोई उसका पढ़ पाता है। यानी कि बच्चे ने जो लिख दिया, टूटा फूटा से जो मर्जी लिख दिया, किसी को समझ आया नहीं लिखा हुआ, उसको क्या हो गया, डिस्ग्राफिया। ट्रबल इन होल्डिंग पेंसिल, बच्चे को पेंसिल या पेन पकड़ने में प्रॉब्लम आती है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है। ट्रबल रीडिंग हिज ओन राइटिंग, ये देखिए कि वो अपनी राइटिंग खुद नहीं पढ़ पाता, यानी कि जो उसने लिखा है उसको प्रॉब्लम आ गई, बाकी कोई पढ़ नहीं पाया, वो खुद भी पढ़ नहीं पाया, उसको पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया, देखा डिस से डिफिकल्टी, कैलकुलिया मतलब कि टू काउंट, कैलकुलेशन मतलब कि, ठीक है, कैलकुलिया मतलब कि काउंट। इसमें द स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन, बच्चे को इसमें मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, उसको जो मैथ्स के कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे एडिशन, देखिए नीचे लिखा है, दे फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लाइक प्लेस वैल्यू एंड डू ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बच्चे को जमा करने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, उसको अक्षर समझ नहीं आते, नंबर समझ नहीं आते, उसको जमा करने में, प्लस करने में, माइनस करने में, डिवीज़न करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हैव डिफ़िकल्टी टेलिंग टाइम, ठीक है, हैव डिफ़िकल्टी टेलिंग टाइम, यानी कि कई बच्चों को समय बताने में भी प्रॉब्लम आती है। APD ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि इट इज़ एडवर्सली इफेक्ट हाउ साउंड विल ट्रैवल अनइम्पेडेड थ्रू द ईयर इज़ प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। बच्चे को इसमें सुनने में प्रॉब्लम होती है, सुनने प्रॉब्लम, उसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या सुना है। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई चीज़ सुनते हो, आपके कान में जाती है चीज़, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि क्या आपको कहा जा रहा है, आप इसका क्या आंसर दो। ठीक है, वो तो नॉर्मल इंसान के लिए हो गया। अब कोई ऐसा जिसको ये प्रॉब्लम है APD की, उसको अगर कोई चीज़ बोल दे तो उसको सुनाई तो देगा, पर उसका दिमाग कैच नहीं कर पाएगा कि किसने क्या कहा है, समझ नहीं पा रहा वो, यानी कि किसी हुई चीज़ को या किसी साउंड को वो समझ नहीं पाता, तो उसे होती है APD। एफेसिया, एफेसिया का मीनिंग होता है स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफेसिया इज़ ए डिसऑर्डर वेयर चिल्ड्रन फाइंड इट हार्ड टू स्पीक, इसमें बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आती है, इसमें बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आती है। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि बताइए कि अगर किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कौन सी बीमारी है, तो उसे एफेसिया है। इट इज़ लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर भी होता है, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहली बात है कि आप लिख नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, है ना, पढ़ नहीं पाओगे, तो कैसे समाज में रहोगे, इसको दूर भी करना होगा ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मर्जी बुक पढ़ ली, जो मर्जी पढ़ लिया, कभी बैंक का, कभी SSC का, कभी UGC का, कभी किसी कोर्स का, वो होता है लर्नर। अब इसकी विशेषताएं क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। देखिए सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच विच एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट अप्रोच है वो लर्नर करैक्टरिस्टिक्स का हिस्सा है। यानी कि सीधी सी बात है, जो लर्नर करैक्टरिस्टिक्स की पहली विशेषता क्या है कि ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल स्टूडेंट मे बी बेटर सूटेड इन ए पर्टिकुलर वे यूजिंग डिस्टिंक्टिंग मोड ऑफ थिंकिंग रिलेटेड एंड क्रिएटिंग। देखिए कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है ना, वो अच्छा बेहतर कर सकता है, यानी कि जो एक लर्नर है या एक जो स्टूडेंट है, वो अगर अकेले अपने दम पर या अकेले अपने आप कुछ पढ़ेगा, उसमें जो वो अब जो उसकी थिंकिंग होगी वो क्रिएटिव होगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने तरफ से बढ़िया से नोट्स खुद से बनाओगे, है ना। तो यानी कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है, अगर वो किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो वो अच्छे से उसको करेगा, अपने हिसाब से करेगा। द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट हैव पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल एज इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग स्ट्रेटजी, यानी कि स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है। देखिए जो टीचिंग के द्वारा पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट उसको अपने हिसाब से पढ़ता है। ठीक है, इनकी स्टूडेंट क्या करता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, लर्निंग स्टाइल को समझता है। ठीक है, यानी कि जो टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, स्टूडेंट उसको अच्छे से समझता है, उस स्टाइल को फॉलो करता है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ लर्नर करैक्टरिस्टिक्स, इसके काफ़ी वेरियस फॉर्म्स हैं।
देखिए, पहला है पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, दूसरा सोशल करैक्टरिस्टिक्स, तीसरा एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स, चौथा कॉग्निटिव करैक्टरिस्टिक्स। अभी हम इनको देखिए, ये 4 तरह की टाइप है, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, कॉग्निटिव। ठीक है, लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे और डिफाइन करते हैं। देखिए, पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, ऑफ्टर रिलेटेड टू डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो लर्नर है उसका ये डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बताती हैं। जैसे कि देखिए, पर्सनल करैक्टरिस्टिक में आता क्या है, देखिए इसमें एज आ जाएगी, है ना, स्टूडेंट की मतलब कि लर्नर की क्या एज है, वो अपने एज के हिसाब से कैसे कैसे किस चीज़ को पढ़ रहा है। जेंडर, ठीक है, जेंडर में मतलब कि वो लड़का है लड़की है, वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। अब देखिए कि लर्नर का करैक्टरिस्टिक में सबसे बड़ी बात है कि मैच्योरिटी लेवल, यानी कि वो किस हिसाब से पढ़ रहा है, किस चीज़ को कैसे समझ रहा है, वो होता है मैच्योरिटी लेवल। लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। उसके बाद कल्चरल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, यानी कि वो पंजाब से है, राजस्थान से, हरियाणा से, कहाँ से है, तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड भी काफ़ी इफेक्ट करता है। स्किल्स, सबसे बड़ी बात है स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को अच्छे से समझ लिया। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं एक बार को अच्छे से समझ लिया, बस उस कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनको बार बार समझाना पड़ता है। तो स्किल्स क्या होता है कि एक बार अच्छे से चीज़ को समझ लेना, उसमें होते हैं तरह तरह के स्किल्स जो है स्टूडेंट में होते हैं, लर्नर में होते हैं। ये स्किल्स आते हैं पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट आ गया सोशल करैक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें क्या होगा, लेट लेटर टू द ग्रुप टू द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। यहाँ लेटर नहीं, लर्न आएगा, लर्न टू द ग्रुप टू द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। देखिए चाहे ग्रुप में पढ़े, देखिए सिंपल सी बात, सोशल करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होगा कि एक जो लर्नर है वो समाज में रह रहा है, सोशल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो समाज में अपने आसपास रह रहा है, होता है ना ग्रुप, जैसे अपने दोस्तों से मिल रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है, जहाँ पे रह रहा है लोगों के साथ रह रहा है, वो लोगों से सीख रहा है। यानी कि वो अपने आसपास के लोगों से सीख रहा है। वो आसपास का क्या हो गया, ग्रुप हो गया ना, वो चाहे उसके रिश्तेदार हो गए, चाहे उसके फ्रेंड्स हो गए, वो ग्रुप हो गया। उसमें से वो क्या चीज़ सीख रहा है, वो हो गया उसका इंडिविजुअल। तो सोशल करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, मोटिवेशन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर उसका ग्रुप या उसके फैमिली मेम्बर या कोई भी है, अगर उसका सोशल जो ग्रुप है उसको मोटिवेट कर रहा है, तो सबसे बढ़िया बात है, मोटिवेशन ज़रूरी है। एटीट्यूड्स भी उसका सोशल करैक्टरिस्टिक्स में उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड से पता चल जाता है कि इसका रहन सहन, इसका सोशल एक्टिविटी कैसी है। सोशल एबिलिटी, ठीक है, समाजीकरण कैसा है उसका, है ना, समाज में उठना बैठना, दोस्त कैसे हैं, उसको सही गाइडेंस कर रहे हैं कि नहीं। सेल्फ इमेज, वो अपनी खुद की कैसी इमेज बना रहा है, बनाना चाहता है ना। कुछ होता है ना कि सेल्फ इमेज, जैसे आप ये देखिए कि वो एक सोशल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जैसे समाज में रह रहा है, आसपास के उसके पूरे वातावरण या पूरे घर में उसके या रिश्तेदारों में बड़े बड़े IAS अफसर बने हुए हैं, बड़े बड़े टीचर बने हुए हैं, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, उसमें क्या होगा, एक सेल्फ इमेज आएगी कि मैं भी इनके जैसा बनूँ या मैं भी अच्छा कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। वो क्या करता है, अपनी सेल्फ इमेज बनाता है, कहाँ बनाता है, सोशल में, तो होता है उसका सोशल करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ गया एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स, लर्निंग रिलेटेड सच एज। देखिए एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, लर्निंग गोल्स, यानी कि एकेडमिक में आएगा सबसे पहले, जैसे वो पढ़ने जाता है कहीं पे एडमिशन ले लिया, कहीं भी कोचिंग ले ली, वहाँ पे होता है लर्निंग गोल्स, कि वो चीज़ पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है। जैसे आप अभी UGC नेट की तैयारी कर रहे हो ना, आपका गोल, लर्निंग गोल क्या है आपका, लर्निंग पढ़ने का मतलब क्या है, आपका लक्ष्य क्या है पढ़ने का, कि आप कहीं पे टीचर लगो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, ये आपका लर्निंग गोल हो गया। प्रायर नॉलेज, आपको पहले कितनी नॉलेज है उसकी चीज़ के बारे में, है ना। ये तो है नहीं कि आपने बस पे फॉर्म भरा, पढ़ा कुछ नहीं, सीधे चल के पता नहीं चला है क्या, कुछ भी नहीं। तो प्रायर नॉलेज, आपको सब्जेक्ट की थोड़ी पहले नॉलेज होनी चाहिए, पेपर की थोड़ी नॉलेज होती है। एजुकेशनल टाइप एंड लेवल, यानी कि एजुकेशनल टाइप्स कैसी है, लेवल कैसा है। लेवल होता है कि जो आप चीज़ पढ़ने जा रहे हो उसका लेवल क्या है, हाई है, लो है, क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो होता है एजुकेशन लेवल में। एजुकेशनल टाइप क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो आगे जाके ना, क्या बनोगे, वो होता है एजुकेशनल टाइप। ये किस टाइप की है, क्योंकि इसके बाद आप टीचर बनोगे, है ना। अगर आपको बैंक में बैंकिंग जॉब करना है, आपको बैंक में जाना, बैंकिंग के लिए आपको बैंकिंग पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तो एजुकेशन टाइप हो गया ना। अगर आपको टीचर बनना है
तो आप यूजीसी नेट भरो, बैंक में जाना है तो आप बैंकिंग का पेपर भरो, ऑफिसर बनना है तो आप आईएएस पीसीएस करो, है ना। वो होता है एजुकेशन टाइप। लेवल होता है वो उसका स्तर कितना है कि कितना पढ़ना पड़ेगा। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि डिटरमाइन हाउ द लर्नर परसीव रिमेंबर थिंग्स। देखिए कोग्निटिव का मतलब होता है ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान से संबंधित, यानी कि दिमागी। देखिए इसमें क्या होता है कि डिटरमाइन हाउ द लर्नर परसीव रिमेंबर थिंग्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि लर्नर कैसे की चीज़ को परसीव कर रहा है, कैसे उसको याद रख रहा है, कैसे उसको सोच रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन हिज और हर ब्रेन, यानी कि अपने दिमाग में वो किसी चीज़ को कैसे याद रख रहा है, कैसे सोच रहा है, तो होता है किस में आता है वो कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब इसमें देखिए 3-4 पार्ट है। मेमोरी, कोग्निटिव में सबसे पहले बात है मेमोरी आएगी। आपकी मेमोरी कैसी है, आपको चीज़ें याद रह पाती है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ बचपन में पढ़ी होती है हमें आज तक याद रहती है, कोई चीज़ याद होती है हमने जो कल पढ़ी हमको अगले दिन भूल जाती है, तो मेमोरी बेस हो गया ना। मेंटल प्रोसीजर, आपका मेंटल प्रोसीजर लर्नर का कैसा होता है, यानी कि जो एक लर्नर है उसका मेंटल प्रोसीजर कैसा है, वो किस चीज़ को कितनी जल्दी से कर पा रहा है या कोई समझ आ रहा है कि नहीं। इंटेलेक्चुअल स्किल, ठीक है, ये भी दिमाग में वो कि दिमाग में कैसे चीज़ को रख पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है। अटेंशन, सबसे बड़ी बात है कि वो किसी चीज़ को कैसे कर रहा है। आप देखिए कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, जैसे आपने कोई लेक्चर किसी का टीचर का सुना, अगर आप अटेंशन होके बिल्कुल अच्छे से होके उसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ आएगी। कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको सुनने के लिए बाहर देखते रहते हैं कि अपने काम में बिजी होते हैं, तो उनके क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें जो अटेंशन पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेरा लेक्चर जो देख रहे हो, अगर आप इसको अच्छे से अटेंशन होके देखोगे तो आपको चीज़ जल्दी समझ आएगी। जैसे नहीं देखोगे तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, है ना। तो हो गया अटेंशन, आप कितना ध्यान दे रहे हो। तो देखिए कि ये तो हो गए लर्नर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मैंने मेन बता दिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। सम अदर इम्पोर्टेंट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अदर इम्पोर्टेंट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। वो क्या है, देखिए पहली बात होती है कि सेल्फ मोटिवेशन। अब देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे अलग जो एक बात आती है वो होती है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना, है ना। सेल्फ मोटिवेशन कैसे, जैसे आप देखो कि यूजीसी नेट किसने क्लियर कर लिया, किसने नहीं, आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपने आप को मोटिवेट करो, कोई बात नहीं, आगे आगे जाके कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट चांस में कर लेंगे। तो उसमें क्या है, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। क्यूरियोसिटी, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज़ को समझने की, है ना। आप में क्यूरियोसिटी नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे। क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है यूजीसी नेट करने के लिए, आप में क्यूरियोसिटी लेवल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्नर में जी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वो समझना चाहता है उसके लिए उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। हैबिट ऑफ रेडनेस, बिल्कुल सही है, आपको हर चीज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए, है ना। तो हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, तो सबसे बड़ी देखो विलियम शेक्सपियर की एक लाइन थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि हैबिट ऑफ एक्सरसाइज इसमें आता है वो, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे किसी की बार बार तो आप परफेक्शन आ जाएगी आप में, ठीक है। हैबिट ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि अगर जैसे आपको कोई चीज़, जैसे मान के चलिए मैंने अभी तक कितने लेक्चर डाल दिए, तो आप क्या करो कि आप ये देखो कि जो आपको करवाया है आपके कितना समझ में आया भी कि नहीं, है ना। तो वो आपकी चीज़ कैसे आएगी, ये नहीं कि एक बार पढ़ा छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आपको उसको बार बार करना पड़ेगा। बार बार कैसे, एक चीज़ पढ़ी अगले दिन दूसरी चीज़ पढ़ी, आप जैसे चीज़ करते जाओगे साथ साथ पुरानी चीज़ को भी रिपीट करते जाओ। नई चीज़ पढ़ने से पहले पुरानी चीज़ को एक बार, जो आपने पढ़ा हुआ पुराना जो ओल्ड आपने पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार रिवाइज़ करो, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो वो हो गया हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, ये होनी बहुत ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी, बिल्कुल सही है, लर्नर में एंगर और जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी हो गया ना, जैसे कि हाँ मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा, उसका क्लियर हो गया, उसका क्यों हो गया, जैसे दो दोस्त या दो सहेलियाँ आपस में करते हैं ना ऐसे कि नहीं मेरा पेपर हुआ नहीं, हमने एक साथ पेपर डाला था तो उसका पेपर हो गया, मेरा रह गया। तो जेलसी मत करो, आप देखो कि उसका हो गया, अच्छी बात है, आपका भी हो जाएगा, है ना। स्लो बिगिनिंग एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। देखिए इसका पॉइंट का क्या मतलब है कि स्लो बिगिनिंग होती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। देखिए जब छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है वो पहले नर्सरी जाता है, फिर यूकेजी, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे स्कूल लेवल पार कर लेता है ना जैसे।
ऐसे स्कूल लेवल पार करेगा, उसके बाद वो ग्रेजुएशन लेवल पार करेगा। तो उसमें क्या होता है, वो स्लो बिगिनिंग से हो गया ना। यानी कि पहले आपको टीचर ने स्कूल में ABC सिखाया, अब आपकी इतनी वोकैब बढ़िया है, आप इतना अच्छे से कर पा रहे हो, है ना। तो वो क्या स्लो बिगिनिंग हो गया ना। तो बस ग्रेजुअल डेवलपमेंट में होता है कि आप बहुत चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर पा रहे हो। आप मान के चलिए जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप मोटी मोटी किताबें देखते थे, आपको डर लगता था देख के कि इतना मोटा कैसे पढ़ पाएंगे। अभी जब आपको आदत डल लगी ग्रेजुएशन लेवल के जाके जब आपने पढ़ा, अब आप देखिए कि जो आप पहले स्कूल में पढ़ते थे, अब आप उनकी बुक्स उठा के देखो, आप बुक्स बहुत आसान लगेगी। तो वो क्या हो गया, वो स्लो बिगिनिंग होगी ना आपका, मतलब कि माइंडसेट बड़ा हो गया, माइंडसेट आपका यहाँ पे हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो स्लो बिगिनिंग हो गया। सेल्फ एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा कि देखिए मान लो बात कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, अब आपने उसका टेस्ट लगाया, अब आपने एक चीज़ पढ़ी, आपने उसके टेस्ट लगाया, आपके टेस्ट में नंबर कम आए, आपने खुद से चेक किया उसको, तो आपको खुद से को सेल्फ एग्जामिनेशन करना होगा कि आप किस चीज़ में वीक हो, है ना। जैसे आपने सारी चीज़ पढ़ ली, जैसे मान के चलिए आपने इस बार तैयारी अच्छी से की थी, आपने जब 2018 में पेपर डाला, अभी आपका हो नहीं पाया, तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया था कि मेरे कौन से क्वेश्चन छूट गए, कौन से रह गए, तो मैं किस में ज़्यादा मेहनत करूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात आ गई, देर आर ऑफ्टन डिफरेंस बिटवीन करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट लर्नर एंड ग्रुप ऑफ लर्नर सच एज। देखिए कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसमें, लर्नर का बाकी लर्नर से। देखिए कहते कैसे कि जैसे एक चिल्ड्रन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, ओल्डर पीपल, डिसेबल पर्सन एंड अडल्ट्स। देखिए कि जो एक लर्नर होता है, जो एक आम लर्नर है, उसकी विशेषताएं, उसके करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, ओल्डर पीपल, डिसेबल पर्सन एंड अडल्ट। देखिए कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनका लेवल थोड़ा अलग होता है, स्टूडेंट का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनका लेवल अलग होता है, प्रोफेशनल का लेवल अलग है, ठीक है। प्रोफेशनल तो आप देखिए कि जैसे प्रोफेशनल में, जैसे कोई टीचिंग प्रोफेशन में, जैसे कहाँ पे भी हो, उसका थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, उसका पढ़ने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा, है ना। जो डिसेबल पर्सन है वो भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरह से कर पाएंगे, एडल्ट्स जो है, जो बड़े हैं, वो अपनी तरह से कर पाएंगे। यानी कि जो एक लर्नर है, जो आम लर्नर है, उसके करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं बाकियों से, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो एक आम लर्नर के मैंने आपको ऊपर करेक्टरिस्टिक बता दिए, बाकी चिल्ड्रन, स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल है, इनके थोड़े से अलग होते हैं इनके, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपना अपना होता है पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आप इतना बड़ा कुछ भी पढ़ने के लिए दे दो, वो आप इतना पढ़ नहीं पाओगे। वही बात अगर प्रोफेशनल पढ़ेगा तो उसको जल्दी समझ आएगी। तो फ़र्क हो गया ना विशेषता में। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी कि एक आम लर्नर का बाकियों से थोड़ा सा फ़र्क होता है। टुवर्ड्स लर्निंग, देखिए ये कंसेप्चुअल लर्निंग इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, यह एक छत्र के समान है, यह एक अम्ब्रेला टर्म है जो अकुशल शिक्षा को संदर्भित करता है और शिक्षण की दिशा में, ठीक है, शिक्षण की दिशा में धकेलता है। सिंपल सी बात है कि इनकी कंसेप्शन ऑफ लर्निंग है क्या, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, एक छत्र है, किसके लिए, जो लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए। यानी कि कंसेप्शन लर्निंग में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है टीचिंग, एक आती है लर्निंग, ठीक है। इसमें टीचिंग भी होगी, इसमें लर्निंग भी होगी, किस में होगी है, कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में। कंसेप्शन ऑफ लर्निंग लाइक conception of teaching affects and areas of students learning behavior which includes motivation to study, approaches to study, how they understanding what constitutes knowledge and knowing। देखिए कंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है कि जैसे शिक्षण की अवधारणा है ना, मतलब कि कंसेप्शन ऑफ टीचिंग छात्रों के सीखने के लिए व्यवहार को प्रभावित करता है, और जिसमें शामिल है कि अध्ययन के लिए प्रेरणा, अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, वे कैसे समझ पाते हैं, जो ज्ञान और ज्ञान का गठन करता है। सिंपल सी बात है, देखिए शिक्षण की अवधारणा, कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में क्या आता है, शिक्षण की अवधारणा इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें लर्निंग, जैसे जो लर्निंग का बिहेवियर है, सपोज करिए कि कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, टीचर पढ़ा रहा है, इसमें लर्निंग का बिहेवियर जो है वो इंक्लूड है। ये देखा जाता है कि
जो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट उसको कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि जो लर्नर है वो कितना उसको सीख पा रहा है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, वो कितना समझ पाते हैं। यानी कि कंसेप्चुअल लर्निंग में दो आ गए ना चीज़, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और लर्नर। अब टीचर तो पढ़ा रहा है, तो लर्नर जो है अपनी लर्निंग के द्वारा कितना उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। ऑल ऑफ दीज रिलेट टू क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये सब कुछ सीखने की गुणवत्ता से संबंधित है। सिंपल सी बात है, देखिए इसमें कोई वो नहीं है। आप ये देखिए कि सीखने की अवधारणा है क्या, अधिगम की अवधारणा है क्या। इसमें दो चीज़ें हैं, सबसे पहले एक तो है टीचर, एक तो है लर्नर। ठीक है, तो टीचर अपनी कंसेप्ट को समझाएगा तो लर्नर कंसेप्ट को समझेगा। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है, ये दोनों आपस में संबंधित है ना। टीचर अपनी बात कह पाए, स्टूडेंट उसको समझ पाए, वो सीखने की गुणवत्ता होगी ना। यानी कि टीचर ने जो सिखा दिया, स्टूडेंट को कितना सीखा, वो सीखने की गुणवत्ता से संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। पहला है क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की मात्रात्मक अवधारणा। देखिए, लर्निंग देयरफॉर इज मेक्ड बाय काउंटेबल नंबर ऑफ फैक्ट एंड आइटम रिमेंबर्ड। इसमें क्या होता है कि याद किए गए तथ्यों और आइटमों को याद रखने से आसानी होती है। सिंपल सी बात है कि क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, मात्रात्मक। यानी कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या याद कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या है, इसमें फैक्ट याद करने होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में हम सिर्फ फैक्ट को याद रखते हैं। ठीक है, फैक्ट जैसे भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, है ना, संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, ये फैक्ट होंगे ना सारे। उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही वो हो गया मात्रात्मक। कंटेंट्स टू बी लर्नड आर आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड आइटम। देखिए, सीखी जाने वाली सामग्री पृथक और असंबंधित है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो सीख रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो आपस में पृथक या अलग अलग हो सकते हैं, आपस में जिनका कोई मैच भी नहीं होता। यानी कि हम कुछ ऐसा भी सीख लेते हैं जो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती, फिर भी हमें उन्हें याद रखना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज सीन एज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी टू वन सेल्फ। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया या अधिगम की जो प्रक्रिया है को स्वयं तक ज्ञान के प्रसारण के रूप में देखा जाता है। यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग है क्या, इसमें होता है कि जो हमने नॉलेज है वाकई हमें ट्रांसफ़र होगी कि नहीं। यानी कि ऐसा होता है कि जैसे हमने क्वांटिटेटिव में याद रखा कोई चीज़, अभी हमने देखना है कि हमें जो क्वांटिटेटिव में पढ़ा है, जैसे ही हमने जो कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में पढ़ा है, क्या वाकई उसमें से जो लर्निंग थी या जिसमें नॉलेज थी वाकई हमें ट्रांसफ़र हो चुकी है कि नहीं, है ना, हस्तांतरित हो चुकी है नहीं, वो देखा जाता है। देखिए, इफ़ ए स्टूडेंट हु इंडोर्स ए कंसेप्शन ऑफ लर्निंग दे विल गेट मेमोराइजेशन लर्निंग एंड मेमोराइजिंग मटेरियल्स टॉट बाय टीचिंग। यानी कि यदि कोई छात्र जो सीखने की धारणा का समर्थन करता है तो उन्हें शिक्षण द्वारा सिखाई गई सामग्री को याद रखना और याद रखना होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर सिंपल सी बात है, कोई मानता है, कोई छात्र मानता है कि जो सीखने की धारणा है वो बढ़िया है, तो उसे क्या करना होगा, जो उसको शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा, यानी कि जो टीचर उसके सिखाएगा, जो भी पढ़ाएगा, उसको याद रखना होगा। यानी कि आपको जैसे लर्नर को लगता है कि हाँ क्वांटिटेटिव मेथड बढ़िया है, तो उसको क्या करना होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको याद रखना पड़ेगा। या सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा। तो किस में आएगा, वो क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग में। अब आगे आएगा क्वालिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि लर्निंग इज़ अबाउट मेकिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, एनकाउंटर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड वे ऑफ इफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। अब देखिए कि सीखने का अर्थ है कि नई जानकारियों का सामना करना, स्वयं की समझ और दुनिया की व्याख्या करना। देखो, पहले हमने क्वांटिटेटिव में क्या किया था, सिर्फ मात्रात्मक यानी कि चीज़ों का फैक्ट याद किया था। अब इसमें आगे क्वालिटी, अभी हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा अपने हिसाब से। पहले हमने पढ़ लिया फैक्ट में कि इस तारीख को ये हुआ था, इस डेट को वो हुआ था। अब क्वालिटी में आ गया कि इस तारीख को जो हुआ था वो कैसे हुआ था, है ना। तो सिंपल सी बात है, वो आ गई क्वालिटी।
क्वालिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग यानी कि जो आपने क्वांटिटेटिव में चीज़ों को याद रखा था, फैक्ट को याद रखा था, अब आप फैक्ट को समझ रहे हो, ठीक है, अपने आसपास जो हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, उसको समझ रहे हो। लर्निंग इज़ देयर फॉर व्यूड एज ए डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि इसलिए सीखना एक विकास प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो गुणात्मक जो लर्निंग है इसमें होती है वो विकासात्मक प्रक्रिया है। आप ये मान के चलिए कि अब तक आपने जो स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक या अभी तक जो आपने सीखा है, तो आप में कितनी वो आप में नॉलेज जो है भर चुकी है। यानी कि इसमें क्या होगा, विकासात्मक हो गया ना, विकास हो गया ना। तो यानी कि आपको नई नई नॉलेज मिलती है, विकास हो गया। जैसे आप रोज के करंट अफेयर करते हो, आप में विकास होता है ना, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। Contents to be learned are complex and interrelated and may have the potential to relate to oneself। यानी कि सीखी जाने वाली सामग्री जटिल और अंतर संबंधित है और एक से संबंधित होने की क्षमता हो सकती है। यानी कि इसमें होता है कि जो कंटेंट है वो जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, पर वो एक दूसरे से संबंधित भी हो सकता है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है पढ़ने में, याद रखने में मुश्किल लगती है, समझने में मुश्किल लगती है, तो हमें वो पढ़ना तो होता ही है, पर ये होता है कि वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मीनिंग बाय स्टूडेंट्स देमसेल्फ विद द फैसिलेशन ऑफ टीचर्स। यानी कि सीखना शिक्षकों की सुविधा के साथ साथ छात्रों द्वारा निर्माण अर्थ की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है कि लर्निंग है, इसका मतलब क्या है कि जो लर्निंग है वो उसमें टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाते हैं, है ना। शिक्षकों की सुविधा तो हो गई है कि बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, इसमें वही प्रोसेस होता है ना। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें टीचर जो बच्चों को समझाता है बच्चे उसको अच्छे से समझते हैं। यानी कि सिंपल सी बात आप ये लगा के चलिए, जो गुणात्मक अवधारणा है, जो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग है, इसमें जो टीचर जो है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे समझते हैं, ठीक है, इसमें ये लर्निंग प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो आगे आ गया, इसमें देखो, इसमें वही आ गया, इफ़ ए स्टूडेंट इंडोर्स ए क्वालिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इट इज़ लाइकली दैट ही और शी विल एक्टिवली मेक सेंस ऑफ दोस्त न्यूली टॉट मटेरियल आर रिलेट टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि यदि कोई छात्र सीखने की गुणात्मक अवधारणा का समर्थन करता है तो यह संभावना है कि वह सक्रिय रूप से उन नई सिखाई गई सामग्रियों की समझ बनाएगा और उनके मौजूदा ज्ञान से संबंधित होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि देखिए, पहले हमने क्वांटिटी में पढ़ा था ना कि अगर कोई इसका समर्थन करता है क्वांटिटेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग का, तो उसमें उसको फैक्ट याद रखने होते हैं। अब क्वालिटेटिव कंसेप्ट को जो इसका जो समर्थन करता है, जो सोचता है कि हाँ क्वालिटी को पढ़ना चाहिए, तो उसका करना होगा कि जो उसने पढ़ा है उसको समझना होगा। यानी कि जो उसने कोई बुक पढ़ी है, जो कोई लेक्चर सुना है, तो उसको जो उसमें से उसने ज्ञान को प्राप्त किया, यानी कि जो नॉलेज उसने ली है उसको उसे समझना पड़ेगा, उसको समझ में अपने लाना पड़ेगा, है ना। क्वांटिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि इसको फैक्ट याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है। तो क्वालिटेटिव में क्या होगा कि जो उसने लेक्चर को सीखा, समझा है, किसी से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, उसको वो ऐसा ही समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा कंसेप्शन ऑफ लर्निंग। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग में। देखिए मैंने टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के प्रकार, अभी हमने कंसेप्शन ऑफ लर्निंग तो पढ़ लिया कि कंसेप्शन ऑफ लर्निंग है क्या। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। ऑल ह्यूमन बींग्स यूज्ड ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि सभी मनुष्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं। दीज वेरी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्नड, ठीक है। यानी कि ये संदर्भ और विषय के अनुसार सीखा जा सकता है। यानी कि सभी मनुष्य कई प्रकार के सीखने का उपयोग करते हैं, ये संदर्भ और विषय के अनुसार सीखा जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, देखो हम रोज़ कोई ना कोई सभी ह्यूमन भी कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं डेली, है ना, अलग अलग तरीके से सीखते ही हैं। तो अब कॉन्टेक्स्ट हो गया, यानी कि कॉन्टेक्स्ट है जो कोई सब्जेक्ट है, जो विषय है, कोई संदर्भ है, किस संदर्भ के बारे में हम सीखते हैं, आइए ये देखते हैं। देखिए पहला हो गया सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग यानी कि संकेत, द इंडिविजुअल लर्निंग टू मेक ए प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू ए सिग्नल। यानी कि आप देखिए कि एक संकेत के लिए सटीक प्रतिक्रिया करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी,
देखिए सिंपल सी बात है, सिग्नल लर्निंग क्या है, इसमें संकेत से पढ़ा जा सकता है, संकेत से समझा जा सकता है, संकेत से सीखा जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई संकेत मिल गया, कोई सिग्नल मिल गया, है ना, जैसे आप कोई चीज़ किसी को याद कर रहे हो, आपको याद नहीं आ रही, आपको कोई एकदम से कोई सिग्नल मिल गया, आपको तुरंत वो चीज़ याद हो जाती है ना, तो उसे कहते हैं सिग्नल लर्निंग। इनकी वो लर्निंग जिसे संकेत से पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, तो इसे एसआर लर्निंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एसआर लर्निंग किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं सिग्नल लर्निंग को। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, द लर्नर रिक्वायर टू, देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को हिंदी में कहते हैं उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना। यानी कि द लर्नर रिक्वायर्स ए प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू द डिस्क्रिमिनेटेड स्टिमुलस, यानी कि सीखने वाला भेदभावपूर्ण उत्तेजना के लिए सटीक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। यानी कि जो देखो इसमें क्या है, व्हाट इज़ लर्न इज़ ए कनेक्शन और इन स्किनेरियन टर्म्स ए डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट समटाइम कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स। देखिए अब बात करते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स है क्या। इसमें क्या होता है कि जैसे जो सीखा जाता है, जिस चीज़ को सीखा जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सीखते हैं वो बिना भेदभाव के पूर्ण के सीखते हैं। यानी कि अगर कोई लर्नर या अगर जो आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो आप बिना भेदभाव के उसको सीखोगे, है ना। ये नहीं होगा कि मैं इस राइटर का ये नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आपको पूरी की पूरी जानकारी समझनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको बिना भेदभावपूर्ण इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो उत्तेजना प्रतिक्रिया में क्या है कि आपको इसमें बिना भेदभाव के सब कुछ ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी। नेक्स्ट आ गया चेनिंग। चेनिंग में देखिए, चेनिंग में क्या है, वर्ड्स एक्वायर्ड इज चेन इफ टू और मोर सच लर्निंग हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब बाय फिजिकल और वर्बल रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं चेनिंग है क्या। देखिए सिंपल सी बात है, चेनिंग किसे कहते हैं। देखिए हम जब पढ़ते हैं ना, हम सीधी सी बात यूजीसी एग्जाम्पल ले लो। पहले हम क्या करेंगे, पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद रिसर्च, फिर आईसीटी। कहने का मतलब ये है कि चेनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को समझ रहे हो, आपको उसको लाइन वाइज कर रहे हो, चेन बना के कर रहे हो, है ना। ये तो है नहीं थोड़ा सा टीचिंग का पढ़ा, थोड़ा सीधे ही हम रिसर्च का पढ़ा, फिर थोड़ा सा इसका पढ़ा, फिर उसका। कहने वाला ये है कि हम इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं, चेन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं चेनिंग। जो हम चीज़ों को अच्छे से लाइन वाइज करते हैं, है ना, जिसमें श्रृंखला बना के चलते हैं। जैसे पहले टीचिंग पढ़ा, फिर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए, फिर रिसर्च किया, फिर वो किया, है ना, तो उसे कहते हैं चेनिंग। वर्बल एसोसिएशन, देखिए वर्बल एसोसिएशन, यानी कि वर्बल एसोसिएशन द लर्निंग ऑफ द चेन दैट इज़ वर्बल, बेसिकली द कंडीशन रिसेंबल दोज फॉर अदर मोटर चेन। However, the presence of language in the human beings makes this special type of chaining because internal links may be selected from the individual previously learned repertoire of language। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, वर्बल का मतलब क्या होगा, मौखिक, यानी कि वो सीखना, वो ऐसी चीज़ जो मौखिक है। यानी कि वर्बल एसोसिएशन क्या है, ये चेन में ही आता है जिसे मौखिक भी होता है ना। तो आप ये देखिए कि जो हम कुछ आप देखिए, अगर किसी को कुछ समझाना हो, सिंपल सी बात है, किसी को कुछ समझाना हो, जैसे आपके सामने आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप ये लिखा होगा ना आपके सामने, तो आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको कोई बात, जैसे आपको टीचर कोई किसी चीज़ को समझाएगा, वो वर्बल एसोसिएशन हो गया, यानी कि अपने मौखिक द्वारा वो आपको पढ़ा रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी चीज़ को कोई समझानी है तो उसे हमें बोल के समझाना पड़ेगा या लिख के समझाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप कोई मुहावरा याद करते हो, आप कुछ भी पाठ पढ़ते हो, कुछ भी लेसन याद करते हो, उसमें लिखा हुआ होता है ना, या तो आप उसे सुनते हो या आप उसे देखते हो, तो वह वर्बल एसोसिएशन हो गया। यानी कि भाषा के रूप में जिस चीज़ को लिखा जाता है उसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे कहते हैं वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। यानी कि देखिए मनुष्य में, मानव में भाषा की उपस्थिति शुरू से ही है ना। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए अगर कुछ लिखा ही ना हो, यहाँ पे किस चीज़ पे लिखा ना हो, तो आप कैसे समझोगे, बिना लिखे समझ नहीं आ सकते।
अगर कोई आपको टीचर क्लास में आके आपसे कुछ कही ना, तो आप लेसन कैसे पढ़ोगे? वो समझाएगा तभी पढ़ोगे ना। तो सिंपल सी बात है, वर्बल एसोसिएशन क्या हो गया कि जब तक किसी चीज़ को बोल कर समझाया ना जाए तो उसे वो समझ नहीं आता, तो उसे कहते हैं वर्बल एसोसिएशन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए व्यक्ति के शिक्षार्थी, देखिए द इंडिविजुअल लर्नर टू take a number of different stimuli which may resemble each other in physical appearance to greater or lesser degree. It includes the fact which can be distinguished easily. देखिए सिंपल सी बात है, कहते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी कई अलग अलग उत्तेजनाओं के लिए होते हैं जो शारीरिक रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते या कम डिग्री तक हो सकते हैं। इसमें ऐसे तथ्य शामिल हैं जो आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी कि सिंपल है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, आप किसी चीज़ को समझते हो, है ना। तो जैसे कोई समझते हो किसी चीज़ को, है ना। अब हर कोई शिक्षार्थी यानी कि हर कोई जो छात्र है वो अलग अलग चीज़ को अलग अलग रूप से समझता है। चाहे दो शिक्षार्थी है, जो छात्र शारीरिक रूप से दोनों एक समान हो, पर कईयों को चीज़ को याद करने में समय लगता है ना। शारीरिक रूप से हम तो सभी मनुष्य हैं, किसी चीज़ को याद करने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। कोई तथ्य को जल्दी से समझता है, तो होता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। इनकी कई तरह से सीखना, ठीक है। किसी को जल्दी याद होगा, किसी को नहीं याद होगा जल्दी से। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल लर्निंग। इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ कंसेप्ट इट एज एसेंशली द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एज प्री कंडीशन ऑफ लर्निंग। देखिए सिद्धांत, इसमें प्रिंसिपल लर्निंग होगी। इसमें अवधारणाओं की सूची शामिल है। यह अनिवार्य रूप से सीखने की पूर्व स्थिति के रूप में अवधारणा सीखते हैं। इनकी प्रिंसिपल लर्निंग क्या है? सिद्धांतिक तौर से सीखना, ठीक है, सिद्धांतिक तौर से सीखना। जैसे आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, आप उसका सिद्धांत समझोगे ना पहले कि वो चीज़ है क्या, कैसे पढ़नी है, कैसे समझनी है ना। तो वो हो गया प्रिंसिपल लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग आ गया। द लर्नर acquires the ability to make common response to class of stimuli even though the individual member of the class may differ widely from each other. The learner is able to make a response that identifies an entire class of object of events. देखिए सिंपल सी बात है, सीखने की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। पहले आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझोगे, है ना। पहले आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझोगे ना। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझा कि है क्या, वो चीज़ होती क्या है। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी समझ नहीं पाओगे। जैसे आप जैसे आप सिंपल सी बात है, पेपर 1 के लिए जा रहे हो, पहले आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस के अंदर जो लिखा होगा आप उसको समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आपको चीज़ वो याद होगी। सपोज़ करिए, मान लीजिए कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने कॉन्सेप्ट बिना पढ़े ही उसको कैसे याद कर पाओगे, है ना। अगर उसको आप याद करोगे तभी होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का समझोगे, देखिए सिंपल सी बात ये है कि जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, आपने पूरा पेपर 1 पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया, आपने कंसेप्ट को समझा, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। अब आपको पढ़ने के बाद जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब आप पेपर देने जाते हैं यूजीसी नेट का, वहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आप उसको क्वेश्चन से आसानी से कर पाते हो। वो कैसे कर पाते हो? क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझा है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मैंने किया ही नहीं, है ना। कंसेप्ट लर्निंग का क्या हो गया कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ भी रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ रहे हैं, वो हो गया कंसेप्ट लर्निंग। बिना कंसेप्ट का कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आप पेपर 1 को अच्छी तरह कर लोगे, है ना। पेपर 1 को जैसे आप ये देखो, एग्ज़ाम देने गए, आपने कहा कि ये तो क्वेश्चन बाहर से आ गए, बाहर से नहीं आते। होता है कि कंसेप्ट को समझना पड़ता है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो उसमें कंसेप्ट को समझते हो। इसमें प्रतिक्रिया होती है स्टूडेंट की, ठीक है, जो वास्तविक घटनाओं को पहचानते हैं, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ भी देख लीजिए, आप कोई किसी भी घटना को याद करिए, किसी भी इंसिडेंट को देखिए, कॉन्सेप्ट लर्निंग है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, जैसे आपने भारत की आज़ादी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, कंसेप्ट को समझा होगा, अब आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दे तो आप उसमें से पहचान कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो कैसे आपको आया? आपने कंसेप्ट को पढ़ा है। अगर आप कंसेप्ट को पढ़ता ही नहीं हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आएगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या हो गया कि किसी चीज़ को सीखने की अवधारणा, उसको अच्छे से समझना।
जब वो सीखते हैं उनको कुछ चीज़ें सीखने से पहले भी उनको कई चीज़ों को पहले भी ज्ञान होता है। यानी कि अब आप जैसे 2019 के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपने 2018 में भी पहले भी पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है ना। ठीक है, आपको पेपर वन के लिए ज्ञान तो है थोड़ा सा, अब आप पढ़ोगे आपका और अच्छे से हो जाएगा। यानी कि लर्निंग थ्योरी में क्या होता है कि अगर किसी को लर्निंग थ्योरी में सफलता हासिल करनी है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए, या पूर्व ज्ञान भी होता है। हम देखते हैं ना, किसी ने जीआरएफ निकाल दिया, हम देखते हैं कि उसने कितनी बार में निकाला, 2 बार में, 3 बार में, है ना, या पहली बार में। हम देखते हैं उसने कितनी मेहनत की है। कई बच्चे तो 4 4 बार करके, जिनका फोर्थ टाइम, सिक्स टाइम, फिफ्थ टाइम होके उनका यूजीसी नेट होता है, तो वो क्या हो गया, वो उनको पूर्व ज्ञान हो गया ना। यानी 4 बार उन्होंने पेपर जब डाला उनको कुछ नहीं आया, उनका रह गया, 5वीं बार उनका पेपर क्लियर हो गया। यानी कि जो 4 बार उन्होंने मेहनत की थी वो उनका पूर्व ज्ञान हो गया, है ना। तो ये किस में काम आएगा, है लर्निंग थ्योरीज में। अब देखते हैं कि लर्निंग थ्योरी में होता क्या है, ये कौन सी टाइप्स हैं इसकी। पहली है बिहेवियरिज्म, जिसे कहते हैं व्यवहारवाद। दिस थ्योरी कंसीडर लर्निंग एज ए मैटर ऑफ, देखिए फ्रेंड्स, बिहेवियरिज्म पहले थ्योरी आई थी क्लासिकल थ्योरी, यहाँ पे मैंने मेंशन की है। क्लासिकल थ्योरी आई थी, वो दी थी प्लेटो ने, उसमें क्लासिकल था, सीखने का पुराने पुराने सिद्धांत दिए और कुछ नहीं है। उसके बाद आया था बिहेवियरिज्म थ्योरी, व्यवहारवाद के ऊपर, यानी कि जो हम सीख रहे हैं वो किस व्यवहार से सीख रहे हैं। देखिए, दिस थ्योरी कंसीडर्ड लर्निंग एज ए मैटर ऑफ कंडीशनिंग एंड अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। यानी कि इस सिद्धांत को सीखने के लिए पर्यावरण जो है वो अनुकूल होना चाहिए। यानी कि बिहेवियरिज्म में क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, यानी कि अगर आप कॉलेज, स्कूल में या कहीं पे कोचिंग ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जो सीख रहे हो उसके लिए क्या होगा, पहले इन्वायरमेंट जो है अनुकूल होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट पॉजिटिव कैसे होता है कि जैसे आपको टीचर आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, आपको समझ आ रहा है ना, इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो गया कि शोर शराबा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे हो गया इन्वायरमेंट का पॉजिटिव होना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट of this theory is that the learner is viewed as a passive agent because there is no interest in mental process and he learner just respond to external stimuli। देखिए, इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सीखने वाले को एक निष्क्रिय एजेंट के रूप में देखा जाता है। निष्क्रिय एजेंट मतलब कि पैसिव एजेंट, क्योंकि मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह सीखने वाला सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देता है। देखिए, बिहेवियरिज्म का है क्या, व्यवहारवाद में मैंने आपको हिंदी में इसका अभी बताया है कि होता क्या है। इस थ्योरी में सबसे पहले ये होता है कि देखिए कि जो लर्नर है, जो वो कुछ सीख रहा है, जो व्यवहार में कुछ सीख रहा है, उसको मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखिए 70% स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, वो सोचते हैं कि हम फटाफट एग्ज़ाम को कर लें, किसी तरीके से कर लें कि ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो एग्ज़ाम क्लियर करने तक ही होती है, यानी कि उनकी मानसिक दिलचस्पी नहीं है कि मैं इसको कोई सीख रहा हूँ, वो उनका बस एक ही टारगेट है, हमें इस पेपर को अचीव करना है ना। तो यानी कि होता क्या है बिहेवियरिज्म में, इसमें जो हमें दिमागी रूप से कोई हमारी मानसिक प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं होती, हमें बस बर्डन होता है कि हम इसको बस कर दें। यानी कि हम देखते हैं कि हमें ये यूजीसी करने के बाद या गवर्नमेंट एग्ज़ाम करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, है ना। तो ये क्या होगी, बाहरी उत्तेजना होगी ना, एक्सटर्नल स्टिमुली होगी ना। तो हम बस इसमें बिहेवियरिज्म में सिंपल सी बात याद रखिए कि इसमें मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती किसी भी लर्नर की। यानी कि वो अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है, उसको ये नहीं होता कि मैं इसको दिमाग में रखूँ, बस यही होता है कि मैं बस पेपर आराम से फटाफट कर लूँ। ठीक है, ये हो गया व्यवहारवाद। तो नेक्स्ट आ गया कंस्ट्रक्टिज्म। देखिए, कंस्ट्रक्टिज्म हो गया, देखिए कंस्ट्रक्टिज्म में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिज्म को कहते हैं हिंदी में निर्माणवाद, है ना। देखिए, कंस्ट्रक्टिज्म इज ए साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव दैट इंडिविजुअल फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट मस्ट ऑफ व्हाट दे लर्न एंड अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले होती है कि कंस्ट्रक्टिज्म है क्या, निर्माणवाद, यानी कि किसी चीज़ को बनाना। अब ये देखिए कि होता क्या है, आपने कोई सब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्टिव, ये बिल्कुल नई थ्योरी है कंस्ट्रक्टिज्म की। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे नई थ्योरी कौन सी है, कंस्ट्रक्टिज्म की है। देखिए, कंस्ट्रक्ट है किसी चीज़ को बनाना है। जैसे हम किसी घर को बनाते हैं, पहले प्लॉट के ऊपर ईंटों से ढांचा खड़ा करके सब कुछ बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट है, बिल्डिंग बन गई।
तब होता क्या है कि अगर हम एग्ज़ाम की किसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें दिमाग में क्या आता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा चीज़ को। वो होता कैसे है, ये होता है साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल, यानी कि साइकोलॉजिकल और, ठीक है, साइकोलॉजिकल साथ में होता है ये फिलोसफिकल, यानी कि दार्शनिक भी होता है और मानसिक भी होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कोई चीज़ जैसे करनी है, हम उसको कैसे पढ़ें और कैसे अंडरस्टैंड करें, है ना। तो कंस्ट्रक्टिज्म में ये हो गया कि हमें कोई चीज़ कैसे पढ़नी है और कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। Constructivism is basically a theory based on observation and scientific study about how people learn. Constructivism है क्या कि लोग कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को याद करते हैं, कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, वो होता है constructivism. It says that the people construct their own understanding and knowledge of world through experience, things and reflecting on that experience. देखिए सबसे पहली बात है कि कंस्ट्रक्टिज्म कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्टिज्म में ये होता है कि लोग जो हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, तो कैसे उसका आंसर देते हैं, ये होता है कंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है। यानी कि यूजीसी नेट के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे याद कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो। एक तो होता है ना क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं कि हाँ बस पढ़ लिया अगले दिन भूल गया। एक होता है कि इसको समझना, क्योंकि यूजीसी एग्ज़ाम में देखिए सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसमें कॉन्सेप्ट बेस आता है। आपने कॉन्सेप्ट समझोगे आप एग्ज़ाम ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएगा चुटकी बजा के ही। तो है कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टिज्म है क्या कि लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं अपनी समझ से। जैसे अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखोगे कि आपको कितना समझ में आया, आप उसको कैसे याद रख पाओगे। यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग किस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रख रहे हैं, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिज्म। सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। तो ये दो तरह का होता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म। देखिए इसमें कॉग्निटिव मतलब होता है दिमागी, है ना, मानसिक जिसको कहते हैं हम, दिमागी होता है ये, जिसको हिंदी में ज्ञानात्मक कहते हैं। तो इसमें है कुछ नहीं है, देखो रेफर टू द आइडिया दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज नॉट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दस नॉलेज डेवलप थ्रू द कॉग्निटिव एक्शन। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इसको आप ध्यान से देखिए कि जो आइडिया है, जो नॉलेज है, वो दिमाग में वो पहले से आपके नॉलेज है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का या कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में पहले आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, आपका उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है ना। तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म क्या होगा कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम जो चीज़ याद कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत उसके पहले बारे में पता है। तो ये थ्योरी दी थी पियाजेट ने। पियाजेट देखिए ये इस बार क्या हुआ है कि जो ये पियाजेट थ्योरी हो गई, या जो अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आया था ना, तो वो कौन सा था, वो सी टेट के या टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये फेमस राइटर हैं। तो अभी हुआ क्या है, जो सिलेबस अपडेट हुआ है, ये सी टेट का या जो टेट का एग्ज़ाम की थोड़ा सा पार्ट भी साथ में नेट के साथ जोड़ दिया गया है। तो पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रेलेवेंट टू दिस perspective. His interest in the way people know things from the infancy to adulthood. Therefore, his theory is more concerned with the process of learning. It suggests that we come to know things as direct result of our personal experience, but we make sense of those experience at different stage of our lives. देखिए पियाजेट थ्योरी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है। इसने क्या किया है, तो फ्रेंड्स देखिए कि पियाजेट थ्योरी है क्या। तो इसमें देखिए कि पियाजेट ने जो कहा है इस थ्योरी में, ठीक है, इसमें कहा है कि हम बचपन से लेके अपने जवानी तक सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, है ना। तो हम सीखते जाते हैं, तो वो क्या होगा, प्रोसेसुअल लर्निंग हो गया ना। आप देखिए कि पहले बच्चा स्कूल में जाता है, फिर करते करते उसने हाई स्कूल पास किया, फिर वो कॉलेज गया, फिर वहाँ पे उसने पीएचडी तक पहुँच गया। तो क्या हो गया, ये आप देखिए लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना। ये पियाजेट ने कहा है, जीन पियाजेट नाम है इसका पूरा, इसने कहा है कि हम बचपन से लेके ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इट्स जस्ट वी कम टू नो थिंग्स एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट वी मेक सेंस ऑफ दोस एक्सपीरियंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ आवर लाइफ। यानी कि हम जिंदगी हर पड़ाव में सब कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता रहता है कि हमने क्या सीखा, उसका क्या परिणाम निकलेगा।
तो सोशल कंस्ट्रक्टिज्म रेफर टू द आइडिया दैट नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि इसका मतलब है कि ज्ञान व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत से लिया गया है। यानी कि विचार कहाँ से लिया गया है? व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच में से। यानी कि किसी को अगर कोई नॉलेज है तो उसको नॉलेज कैसे है, तो उसका होता है ना वो, अगर किसी को व्यक्ति को कोई ज्ञान है तो उसका माहौल कैसा है, वो कैसे कहाँ से सीख रहा है। अगर बहुत अच्छा माहौल होगा, पढ़ने लिखने वाली फैमिली होगी, ग्रुप पढ़ने वाला होगा, तो बच्चे की नॉलेज हाई होगी। अनपढ़ होगा तो उसको कुछ भी नहीं आएगा, है ना। वर्किंग ऑफ द माइंड बट नॉलेज रिफ्लेक्ट द आउटकम्स ऑफ मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन द रिजल्ट फ्रॉम वंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि निर्वाण केवल बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें ना कि हमें जो नॉलेज है वो सिर्फ हमें बाहर से ही प्राप्त होती है, ये नहीं है, ठीक है। ज्ञान मानसिक अंतर विरोध के परिणामों को दर्शाता है जो किसी के आंतरिक बाहरी कारकों से उत्पन्न होता है। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि सोशल कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, इसमें कहा गया है कि किसी बंदे का किसी चीज़ का अगर कोई माहौल है तो उसको वो सिखाता है। अगर माहौल अच्छा है तो उसको अच्छी बातें सिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं सिखाएगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी की हाई नॉलेज है तो उसका ग्रुप भी या फैमिली में सभी हाई नॉलेज वाले होंगे, वो सीखता है उनसे, है ना। तो कहते हैं कि वो तो बात ठीक है, पर ये नहीं है कि केवल हम बाहरी दुनिया से सीखते हैं। यह बाहरी दुनिया कैसे, आपने स्कूल में ये सब सीख लिया, अब जब बाहर जाते हो किसी से, आप देखो कि अलग अलग जानों का, बंदों का अलग अलग बिहेवियर है ना, तो आपको सीखते हैं ना कि दुनिया ऐसी है, दुनिया में स्वार्थी लोग भी हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, आप देखते हो ना वो। तो कहते हैं कि ये सिर्फ यही नहीं है कि बाहरी दुनिया से ही है, इसमें ये होता है कि आपके अंदर जो मन में विचार जो चल रहा है, आप उससे भी सीखते हो। यानी कि आपको किसी ने बात कोई समझा दी, यानी कि मैं आपको देखिए सिंपल सी बात मैं आपको कोई समझाऊं कि अगर आप हमारी वीडियो देख लो या आप अच्छे से कर लो तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। मैंने आपको बात समझा दी, आपके पास वो समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप 8-10 बुक्स और पढ़ोगे, ये पढ़ोगे। आपने क्या किया, मेरी बात भी सुनी, अपना भी किया, है ना। तो वो अंतर विरोध हो गया ना उसमें। इसमें क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर भी हो गया तो एक्सटर्नल फैक्टर भी साथ में हो गया, तो उसे बनता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, यानी कि मानववाद। देखिए द ह्यूमनिस्ट फोकस इफ़ द लर्नर हिमसेल्फ। मानववादी, देखिए मानवतावाद इसको कहते हैं हिंदी में, ये कहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि शिक्षार्थी स्वयं सीखे। यानी कि इसमें क्या होता है कि इंसान को या शिक्षार्थी को या लर्नर को खुद सीखना पड़ता है। दे गिव मच इम्पोर्टेंट एंड कंसिडरेशन टू हिज इमोशनल एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट एज वेल एज हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि जो लर्नर है उसके भावनात्मक और प्रभावी विकास के साथ साथ उसकी संज्ञात्मक प्रक्रिया को भी बहुत महत्वपूर्ण विचार देते हैं। मानववाद में क्या होता है कि अगर कोई लर्नर जो कोई सीख रहा है वो ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसमें उसका भावनात्मक रूप से भी, यानी कि उसका देखिए इमोशनल यानी कि भावनात्मक का भी प्रभावी रूप से प्रभाव पड़ेगा, साथ में उसका भावनात्मक विकास भी होगा, साथ में संज्ञात्मक विकास भी होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि ह्यूमनिज्म में है क्या, मानविज्म में है क्या, इससे क्या होता है लर्नर में इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें उसका विकास होता है। दिस न्यू थ्योरी appeared in the 1980 and its proponents were against the passive conformity of the schools. They were more encouraging teacher to push and advocate students to state their own learning objective, to choose the text and activities which call for their interest. यही देखिए कि ये नया सिद्धांत था, ये कब आया था, 1980 में, है ना। तो इसमें होता क्या है, वे शिक्षकों को अपने स्वयं के सीखने के उद्देश्यों को बताने के लिए और पाठ गतिविधियों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उनके हितों के लिए होता है। देखिए सिंपल सी बात है, 1980 में थ्योरी आई थी मानववाद की। तो इसमें होता क्या है कि इसमें इनकरेज किया जाता था टीचर क्या करते थे, इसमें इनकरेज करते थे लर्नर को, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, अगर बच्चों ने कुछ सीखना है उनको लक्ष्य से वो क्या करते हैं, उनको एक्टिविटी देते थे। सिंपल सी बात है कि देखिए दोबारा मैं आपको समझाता हूँ क्या है ह्यूमनिज्म। क्या है कि अगर ह्यूमनिज्म में कोई बच्चा कोई सीखता है, उसका क्या होगा, उसका इमोशनल एंड कॉग्निटिव यानी कि भावनात्मक और ज्ञानात्मक विकास होगा, है ना। ये थ्योरी 1980 में आई थी। पहले क्या होता था, पहले पढ़ना 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 यही होता है स्कूलों में। बाद में क्या किया, टीचरों को ये कहा गया, शिक्षकों को ये कहा गया, आप किसी को जैसे कोई चीज़ करवा रहे हो, आपका ये लक्ष्य है कि आपके द्वारा बच्चे सीखें। तब उनको टीचर क्या करते थे, उनको एक्टिविटी देते जो बच्चों को अच्छी लगती थी, है ना, ताकि बच्चे सीखते रहें।
देखिए मान के चलिए कि अगर आप कोई बुक को पढ़ते हो, जैसे आपने किसी हिस्ट्री की बुक का कुछ पढ़ लिया है ना, आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। अब वही सेम चैप्टर की अगर कोई मूवी बन जाए, है ना, जैसे झांसी की रानी का आपने पढ़ा, है ना, रानी लक्ष्मीबाई का आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया। अब जब आप मूवी देखोगे आपको और अच्छे से हो गया, तो वो क्या हो गया, वो अच्छे से हो गया ना, है ना। तो यही बात है बस। यानी कि टीचर क्या करते हैं, एक्टिविटी देते हैं, किसी को किसी में पार्टिसिपेट करवा दिया या बच्चों को घर से क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, उससे क्या होगा, वो बच्चा सीखेगा, लर्नर सीखेगा, उसे कहते हैं ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट है हाई ऑर्डर थिंकिंग। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी, हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें से थोड़ा सा बताऊंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का, इसका क्योंकि मैं आपको अलग चैप्टर बनाऊंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर, हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इस बार एक क्वेश्चन भी आया था ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो फ्रेंड्स ये है कुछ नहीं है, ये आपको मैंने पहले बताया था ना कि जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें से सारे राइटर हैं उसमें से ही ये डाला है, यानी कि इस बार नेट के एग्ज़ाम में टेट का भी आपको मिक्स कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं, हम इसके ऊपर सब कुछ अपने चैनल पर दिखाएंगे। देखते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग है क्या, उच्च क्रम की सोच। तो इसे किसने दिया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। देखिए द स्किल इन्वॉल्विंग एनालाइजिंग, evaluation and synthesis are thought to be higher order, requiring different learning and teaching method than the learning of fact and concept। इसमें सिंपल सी बात है कि देखिए कि जो इसमें बताया गया है ब्लूम ने, इसमें इसने टीचर को तरीके बताए हैं पढ़ाने के लिए और लर्नर को बताया है पढ़ने के लिए। इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग बताई हुई है, इनकी कैसे कैसे सीखा जा सकता है ना, कैसे अपन। देखिए इसमें बताया गया है कि हम न्यू नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि हम किस चीज़ को कैसे सीखते हैं, कैसे नई चीज़ को, कैसे नई नॉलेज को, कैसे नए ज्ञान को हम सीखते हैं, है ना। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग नोज एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म बेस्ड ऑन लर्निंग। It involves the learning of complex judgment skill such as critical thinking, problem solving। देखिए इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सबको क्लियर किया है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसको समझते हैं, समझने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम जजमेंट करके देखते हैं कि कोई चीज़ में क्या कमी है, किस चीज़ को, कैसे समस्या को हल करना है। ठीक है, आपको इसमें मैं थोड़ा सा बताऊँगा क्योंकि आगे मैं इसका अलग से लेक्चर बताऊँगा, उसमें हम विस्तार से करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इसने बताया गया है, देखिए पहले एनालाइज, एवेल्युएट, फिर क्रिएट, अप्लाई, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर। इनकी चीज़ों को पहले कैसे पढ़ा जाता है, फिर उसका मूल्यांकन, फिर उसको कैसे क्रिएट करना, फिर अप्लाई करना, अंडरस्टैंड करना और याद रखना। तो इसका हम आगे चर्चा करेंगे इसमें अलग से। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट आ गया कंडीशन रिफ्लेक्स का। देखिए कंडीशन रिफ्लेक्सिस का मतलब है क्या, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए इसको दिया किसने, इवियान पेवलो ने, ए रशियन साइकोलॉजिस्ट नेम्ड इवियान पेवलो। 1849 टू 1936 तक ये रहे थे इवान पेवलो। इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसमें ना दो सिद्धांत दिए, एक होता है क्लासिकल एंड ऑपरेंट। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है उसकी दो कंडीशन होती हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट। देखिए आपको मैं इतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको मैं वैसे ही समझा दूंगा क्या है ये। देखिए तो फ्रेंड्स कंडीशन रिफ्लेक्स का आपको मैं बताता हूँ। देखिए दो पार्ट बताए इसके इवेन पेवलो ने, क्लासिकल और ऑपरेंट। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, लिखा क्या है, कंडीशनिंग बिहेवियरल साइकोलॉजी इज ए थ्योरी दैट द रिएक्शन टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स बाय ए पर्सन और एनिमल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और कंडीशनिंग। इट इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग और हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। देखिए इसमें है क्या कि यानी कि कंडीशन क्या होता है कि हमें हर कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते ही हम, हमारे दिमाग को पता नहीं चलता पर हम फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हम हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसमें ये बताया गया है।
It was one of the first and true scientific and objective approach to the study of learning, mainly because it provided a model that could be verified, tested, and explored in several ways using the methodology developed for. It is an automatic response which has been trained or learned. जैसे इसमें कहा गया है कि ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। देखिए, सबसे पहले ये है कि जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हमें पता नहीं चलता, हम सीखते रहते हैं, उसके बाद हम खुद ब खुद रिस्पॉन्स करते रहते हैं। ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज ए नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल साल्वेशन ऑफ। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, आप इसको पॉज करके एक बार लिख लेना, आपको मैं वैसी थ्योरी समझा दूंगा है क्या ये। तो चलिए, देखिए, मैंने आपको ये बताया था क्लासिकल थ्योरी और ब्रांड थ्योरी, ये इसी की आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप पॉज करके इसको उतार लो एक बार, मैं आपको ऐसी थ्योरी समझा दूंगा क्या है। पहले बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की। इसमें ये बताया गया है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सब कुछ सीखते हैं, है ना, हमें पता नहीं चलता फिर भी हम सीखते रहते हैं। इसमें क्या गया है, पैवलो ने एक हमें एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे नीचे लिखा है ना, या जैसे यहाँ पे ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें हमने ये बताया गया है क्लासिकल में कि उसने एक ना आज से कुछ साल पहले जैसे उसने वहाँ पे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या किया था, उसने एक डॉग जो था, जो कुत्ता था, उसको उसने उसके पैर और हाथ दोनों बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद फिर उसने क्या किया, उसके सामने उसको जैसे उसको बांध दिया, है ना, बांधने के बाद क्या हुआ, तो उसने एक बेल रखी। जब उसने बेल बजाई, बेल बजाने के बाद फिर उसने उसके सामने खाना रख दिया। अब खाना कुत्ते से दूर था, उससे हुआ क्या, जो कुत्ता था वो खाने को देख रहा था पर वो खा नहीं पा रहा था। उससे क्या होगा, उसकी लार टपकने लग गई, होता नहीं, लार टपकने लग गई। ठीक है, समझे ना बात को। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर कंडीशन में समझते हैं, सीखते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। अब देखिए कि जब पैवलो ने कुत्ते के दोनों हाथ और पैर बांध दिए, खाना उसे थोड़ा दूर रख दिया, है ना, खाना कब आता था, बेल बजने के बाद। जब खाना दूर रखा, कुत्ता खा नहीं सकता था, पर कुत्ते का मन करता था तो उसकी लार टपकने लगती थी। अब अगले दिन भी ऐसे ही किया, उसने कुत्ते के हाथ पैर जैसे बांधे, तो फिर उसने बेल बजाई, साथ में फिर खाना आया। तो आगे कि 3-4 दिन प्रोसेस ऐसे चला। तो अगले दिन क्या होगा, पैवलो ने कुत्ते के हाथ पैर बांध दिए, बांधने के बाद बेल बजाई, लेकिन खाना नहीं आया। खाना नहीं आया, पर फिर भी कुत्ते की लार टब जो है वो टपकने लगी। अब इससे हुआ क्या, कुत्ते को ये दिमाग में आया कि जब बेल बजती है ना, तो तभी खाना आता है। तो उसने सोचा कि आज बेल बजी, आज खाना आएगा, तो उसकी लार टपकने लगी। अब ये हो गया ना कंडीशन के ऊपर, यानी कि हम हर कंडीशन में सीख रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, उसने प्रूव कर दिया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं, हमारा माइंड जो है एक जगह सेट हो जाता है ना, तो इससे हमारा माइंड सेट हो जाता है ऐसे। तो हम हर कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारा दिमाग अपने आप ही काम करता है हर कंडीशन में। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई खाने की चीज़ पड़ी हो, आप वैसे हाथ से उठा के खाओगे, तो आपको पता है ना कि कैसे किस चीज़ को उठाना है, खाना है ना, कोई भी चीज़ उठानी है। तो ऐसे ही बस हम हर कंडीशन में सीख रहे हैं ना जैसे। तो ऑपरेंट थ्योरी क्या है, ये क्लासिकल थ्योरी मैंने समझा दी। ऑपरेंट थ्योरी क्या है, ऑपरेंट थ्योरी है कि मान के चलिए कि अगर आप कोई अपना, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मान के चलिए कि अगर आप कोई टीवी दे रहे हैं, वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाए स्क्रीन ब्लैंक होने के बाद वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप जल्दी से डिश को रिचार्ज कराओ, या जल्दी से आप इसको सेटअप बॉक्स का ये करवा लीजिए, अपडेट हो रहा है ना। तो आपको वो दिखाया जाता है कि आप इसको कर लो, नहीं तो ये सुविधा बंद हो जाएगी। तो होता क्या है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, है ना, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो बंद ना हो जाए। उसको करने से पहले आप इसको अच्छे से, ठीक है, सही कर लो। तो हो गया ऑपरेंट थ्योरी, यानी कि जिस चीज़ के आप आदी हो चुके हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आपको वो चाहिए तो आपको उसको जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो होता है ऑपरेंट थ्योरी। लर्निंग का स्ट्रेटजी का मतलब कि पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, है ना, किस हिसाब से होना चाहिए, कि यानी कि जो लर्निंग करते हैं, जो लर्नर है वो लर्निंग करते हैं वो कैसे होते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब शब्द का हेडिंग का मीनिंग जब मतलब समझ लोगे, आपको कुछ भी चिंता नहीं होगी, आप आसानी से कर पाओगे। देखिए, द वर्ड स्ट्रेटजी कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिक, यानी कि जो वर्ड है स्ट्रेटजी का वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक है, वर्ड है स्ट्रेटेजिक। इसका मतलब क्या है, विच मीन्स स्टेप्स और एक्शन
टेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग वॉर, यानी कि ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का ग्रीक भाषा में मतलब देखिए कि लर्निंग स्ट्रेटेजी कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड के स्ट्रेटेजिक में। अब जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है ग्रीक भाषा में, उसका वहाँ पे क्या मतलब है, जिसका मतलब है स्टेप्स या एक्शन। ये एक्शन या स्टेप किसके लिए होता है, ये होता है किसी वॉर को जीतने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि लर्निंग स्ट्रेटजी का जो वर्ड है वो लिया है ग्रीक भाषा के स्ट्रेटजी से, और इसका मतलब है स्टेप्स या एक्शन, जिसका मतलब है कि किसी वॉर को या जंग को जीतने के लिए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जैसा कि स्ट्रेटजी का मीनिंग है विनिंग वॉर, तो ऐसा ही हम अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। ए स्ट्रेटजी इज़ यूज टू फुलफिल कंडीशन टू मेक लर्निंग ईजियर, फास्टर, मोर एन्जॉयबल, मोर सेल्फ सिचुएशन। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा एक्शन जो हमें कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है कि ताकि जो हमारी लर्निंग है वो हम आसानी से कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, फास्ट कर पाएँ और इसको एंजॉय करके कर पाएँ, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, मान के चलिए कि किसी चीज़ को जैसे करना हो, जैसे आप देखिए कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी बनाओगे, है ना। उसमें क्या होगा कि आप लर्निंग को ईजियर करोगे, ईजी करोगे कि आसानी से कैसे पढ़ पाओ, और फास्टर करोगे, फास्ट कैसे पढ़ पाओ, है ना। तो जो जो तरीके होंगे, आपका पढ़ने का जो तरीका होगा, जो आप स्टेप्स लेंगे, जो एक्शन लेंगे, वो हमारे स्ट्रेटजी में काम आएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा एक्शन जिसको हम एक क्यों करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को जब करते हैं तो उसको हम आसानी से कर पाएँ। तो लर्निंग स्ट्रेटजी आर टेक्निक्स, प्रिंसिपल और रूल्स दैट विल फैसिलिटेट द इक्वेशन, मैनिपुलेशन, इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्ग एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस सिचुएशन एंड सेटिंग। यानी कि जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो एक ऐसी टेक्निक, ऐसा सिद्धांत है जिसको हम अलग अलग लेवल के ऊपर करते हैं, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। यानी कि जो लर्निंग स्ट्रेटजी है, जिससे हम क्या करते हैं, हम एक अपने जो हमारा लक्ष्य है, जो जिस चीज़ को हमने पढ़ना है उसके लिए हम बनाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमने यूजीसी नेट क्लियर करना है तो उसके लिए हम लर्निंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना। तो वो बात होगी, मतलब कि हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे हमें आसानी से हम चीज़ को कर पाएँ, वो होती है स्ट्रेटजी। सम लर्निंग स्ट्रेटजी यूज टू स्टूडेंट्स फॉर मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, लर्निंग ईजिली एक्सेट्रा। यानी कि कुछ लर्निंग स्ट्रेटजी होती है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए की जाती है, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए भी, और अच्छी तरह किसी को पढ़ने के लिए की जाती है। यानी कि कुछ लर्निंग ऐसी होती है जैसे हम किसी को समझाते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, तो दूसरा नंबर अपना खुद का विकास करते हैं, और साथ में किसी चीज़ को अगर आसानी से पढ़ना हो तो उसको हम करते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आप यूजीसी नेट के, आपको एग्जांपल दूंगा, आपके सामने बुक रखी होती है, अगर आप उसमें से कोई चैप्टर पढ़ते हो, आपको आसानी से नहीं पढ़ पाते, तो आप उसी चैप्टर की वीडियो देख लेते हो, तो आपको वो चैप्टर आसानी से हो जाता है ना। तो वो क्या होगा, वो लर्निंग ईजिली हो गया ना। आपने क्या किया, स्ट्रेटेजी बना ली ना, कि आपने बुक भी रखा, साथ में वीडियो भी देखी, वो आपकी स्ट्रेटेजी बन गई। आपने इसको देखा कि मैं किस चीज़ को करूँगा, मैं कैसे कैसे करूँगा, वो आपकी होगी स्ट्रेटेजी। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम आपको यूनिट बाय यूनिट करके हम आपको अप्रैल तक ख़त्म करवा देंगे, वो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, है ना। किसी काम को करने का तरीका स्ट्रेटेजी कहलाता है। तो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं जो लर्नर सक्सेस में असर पाते हैं। लिखा है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्नर्स सक्सेस। यानी कि जो लर्नर है, किसी काम में उसको सक्सेस पानी है, सफलता हासिल करनी है, तो उसके आंतरिक और बाहरी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी उस पर प्रभाव डालते हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी। मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए कोग्निटिव होता है ज्ञानात्मक, यानी कि दिमाग से संबंधित। इट कंसल्टिंग विद द टीचर ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन एंड देन रिवाइजिंग इट एट होम, सेट फोर्थ कैटेगरी। देखिए ये क्या है, ये टीचर से, देखिए सबसे पहली बात है कि मेटाकोग्निटिव क्या है कि किसी बच्चे को, अगर हमें क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है हर एक चीज़ को, है ना। क्लास में कोई चीज़ टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे उसको समझ रहे हैं। अब लर्नर क्या हो गया, उसको समझ रहा है कि टीचर क्या कह रहा है ना। यानी कि जो क्लास में टीचर करवा रहा है, जो चीज़ बता रहा है, वही काम वो रिवाइज करने के लिए होमवर्क भी देता है घर से करने के लिए, है ना। क्यों देता है कि ताकि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चे को अच्छे से समझ पाए, है ना। यानी कि अगर आपको मैं जो लेक्चर अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, आप एक बार फिर से नोट्स बना के फिर वीडियो को करोगे अपने होम पे, तो आपका ये रिवाइजिंग होगी ना। ये क्या हो गया, आपका ये मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी हो गई।
इसके लिए 4 कैटेगरी हैं। पहली बात है कि प्लानिंग फॉर लर्निंग, यानी कि जो आपने लर्निंग करनी है, जिसको पढ़ना है उसकी प्लानिंग करोगे आपको क्या पढ़ना है। थिंकिंग अबाउट लर्निंग एंड हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, यानी कि जो आपने पढ़ना है उसके बारे में सोचोगे और साथ में इसको इफेक्टिव कैसे बनाना है, यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि सिंपल से मान के चलिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, आपकी थिंकिंग होनी है आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो, आप इसको इफेक्टिव कैसे बनाओगे, यानी कि आप इसको याद कैसे रख पाओगे, वो हो गया इफेक्टिव। यानी कि पढ़ी हुई चीज़ को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए ताकि हमें वो याद रहे। तो थर्ड पार्ट इसका आ गया सेल्फ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग, आप ये देखिए कि आपको लर्निंग के समय कितना याद हो चुका है, वो होता है सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को जांचना कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। evaluating of how successful learning has been after working on language in some way, यानी कि आप मूल्यांकन करके एवेल्यूएट करके देखिए कि आपने कितनी सफलता हासिल की है पढ़ने में, यानी कि आपने जो पढ़ा है आपको वाकई कुछ आया कि नहीं, है ना। यानी कि जिस लैंग्वेज में आपने हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ा है, ये किस में पढ़ा है, आपको किस में अच्छा लग रहा है, ठीक है। यानी कि आप इंग्लिश में पढ़ के आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, हिंदी पढ़ के आ रहा है, आपको किस में समझ आ रहा है, आप इवेल्यूएट करके देखो। तो नेक्स्ट आ गया सेकंड पार्ट, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। दी स्ट्रेटेजी इनेबल द लर्नर टू यूज हिज मेंटल एबिलिटी इन एक्शन, बिहेवियर स्टेप्स और टेक्निक सच एज सीकिंग आउट कन्वर्सेशन पैटर्न। देखिए पहली बात जो हमने ऊपर की थी, उसके बाद ये आती है कि अगर हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, लर्नर क्या करता है कि अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे रखता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपने लर्नर ने कोई चीज़ पढ़ता है तो उसमें वो अपनी मेंटल एबिलिटी को, यानी कि अपने दिमाग को रखता है, एक्शन में लाता है, उसको ध्यान में रखता है कि कोई स्टेप्स या टेक्निक अपनाते हैं कि उसको कैसे याद रखा जाए। कोग्निटिव स्ट्रेटजी में ये हो गया कि हम जब लर्नर या कोई चीज़ जो पढ़ता है तो अपने वो दिमाग का इस्तेमाल उसमें कैसे करता है। यानी कि मान के चलिए अगर आप कोई मैथ का सवाल कर रहे हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो उसको आप शॉर्टकट ट्रिक अपना लोगे, है ना। यानी कि इसमें दिमाग यूज़ करना पड़ता है लर्नर को अपना, कि ताकि वो चीज़ को अच्छे से पैटर्न बना पाए। गोइंग वन सेल्फ इनकरेजमेंट टू टैकल ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टास्क यूज बाय स्टूडेंट टू एनहेंस लर्निंग, यानी कि देखिए कि अगर कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है, जैसे जो लर्नर है उसको पढ़ने में लर्निंग में दिक्कत आ रही है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, तो उसको वो आसानी से बना लेगा, है ना, अपनी भाषा में समझ लेगा इसका क्या मीनिंग है, ताकि उसको समझ में आ पाए। स्किल टीचर हेल्प देयर स्टूडेंट टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ लर्निंग क्विकर एंड मोर इफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसकी हेल्प करते हैं स्किल टीचर, यानी कि जो स्किल टीचर है, जिसमें बहुत अच्छे जो टीचर इनको काफ़ी अनुभव है हर एक चीज़ का, जो स्किल टीचर है वो लर्नर की या स्टूडेंट की हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए, लर्निंग में, कि ताकि वो किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ पाए और बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। अगर आपके सामने कोई स्टेप रख दिया जाए या कोई सवाल दे दिया जाए, अगर आपको उसका आंसर नहीं आए, आपको जो स्किल टीचर है वो आपको अच्छे से वो पढ़ा देगा, आपको ट्रिक्स बता देगा, आपको वो चीज़ जो मुश्किल चीज़ है वो आपको आसानी से हो पाएगी। तो हो गया ना ऐसे, यानी कि चीज़ तो वही है, बस समझाने का और पढ़ने का तरीका अलग हो गया। तो ये कौन है, ये करता है स्किल टीचर। यानी कि स्किल टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट या लर्नर की हेल्प करते हैं ताकि वो चीज़ को अच्छे से आसानी से कर पाए। स्किल टीचर हेल्प देयर स्टूडेंट टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी, यानी कि स्किल टीचर है वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो अवेयर हो पाए। तो इसको इन्होंने 6 कैटेगरी में बांटा है। पहले है क्लैरिफिकेशन, इट इज़ यूज टू द टेस्ट वेदर द रूल और द कंसेप्ट यूज बाय स्टूडेंट इज़ करेक्ट और नॉट। यानी कि क्लैरिफिकेशन, इसमें लर्नर को क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है कि जो उसने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट जो समझा है, स्टूडेंट ने जो पढ़ा है वो उसको आता है कि नहीं, इसमें क्लैरिफाई करना पड़ता है। हाइपोथेसिस को कहते हैं परिकल्पना। इट इज़ द वे लर्नर मेक हाइपोथेसिस अबाउट द फॉर्म ऑफ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ इट्स वर्क। लर्नर अपने दिमाग में एक परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो उसने पढ़ा है उसका एक्चुअली मीनिंग में क्या है, वह कैसे वर्क करता है। यानी कि मान के चलिए कि आपने कोई इंग्लिश में वर्ड पढ़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा, अब आपको उसका वर्ड का मीनिंग पता चल गया, है ना, वो परिकल्पना होगी ना। यानी कि आप इंग्लिश में कोई चीज़, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ते हो तो पढ़ते आप इंग्लिश में हो, आपको मतलब उसका हिंदी में समझ आता है, तो वो क्या होगा, हाइपोथेसिस हो गया ना, आपको पढ़ने में हो गया कि हाँ मैंने ये खबर पढ़ी है या मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मेरे को ये इसका ये मीनिंग है, वो क्या होगा, वो हाइपोथेसिस हो गई। यानी कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ रहे हो पर अपनी लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल कर रहे हो मीनिंग में, तो वो होगी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आएगा डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए कि इट इज़ यूज्ड बाय द लर्नर इन ऑर्डर टू लुक फॉर द जनरल रूल्स
और लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड इट। डिडक्टिव लर्निंग रीजनिंग का यूज़ होता है किसमें, ये यूज़ करता है लर्नर। क्यों यूज़ करता है कि ताकि किसी चीज़ की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके नियमों को समझा जा सके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। इट इज़ द वे दैट लर्नर यूज इन ऑर्डर टू स्टिक एंड रिट्रीव द लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल रिहर्सल एंड इमिटेशन। देखिए प्रैक्टिस में होता है, सिंपल सी कहावत है विलियम शेक्सपियर की, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो हमें वो चीज़ आसानी से आ जाती है। यानी कि जो आपने पढ़ा है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको अगले दिन वो भूल जाएगा। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको रिहर्सल करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वो चीज़ कर पाओगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज मुश्किल लगती है, आप डे बाय डे इसको करते जाइए, आपको वो आसान लगने लगेगी। मेमोराइजेशन, इट इज़ लिंक टू द स्टोरेज एंड रिट्राइवल। देखो सिंपल सी बात है, आपने कोई मेमोराइजेशन में क्या है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है आपके दिमाग में वो चीज़ कितनी स्टोर हो चुकी है, यानी कि जो आपने पढ़ा है आपको कितना उसको आता है, वो होती है मेमोराइजेशन। पढ़े हुए को अपने दिमाग में स्टोर करना या समझना या रखना कि आपको कितना आता है वो। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि इट इज़ द लर्नर रिमार्क्स ऑफ हिज मिस्टेक्स एंड द वे ही रिसीव इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज ऑन एबिलिटी एंड प्रैक्टिस। देखिए मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमने सब कुछ, ये एंड का पार्ट है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ने के बाद हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि हमें एवेल्यूएट करके देखते हैं कि हमने जो टेस्ट दिया, ये मान के चलिए जैसे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करा दिया, आप अभी एग्ज़ाम जो देने गए है ना, आपने 1 साल तैयारी की यूजीसी नेट के, आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे आपकी जाके गलतियाँ हो गई तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो आप ये मॉनिटरिंग करके देखोगे ना कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है, आपने दिन तैयारी की थी, आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। यानी कि जब हम तैयारी कर लेते हैं किसी चीज़ की, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो उसको बाद टेस्ट देने के बाद हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, उसको ठीक करना। पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ने के बाद, टेस्ट देने के बाद जब हमारी गलतियां होती हैं, हमें इसको ठीक करना पड़ता है, उसके करते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का सिंपल सा ही मतलब है कि हमें कितनी चीज़ कैसी आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। देखिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, दी स्ट्रेटजी आर यूजफुल व्हेन द लर्नर फेस ए डिफिकल्टी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड ही यूजेस जेस्चर और रिप्रेजेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट। दे एनेबल द लर्नर टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी कि आप जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी चीज़ को स्ट्रेटजी बना रहे हो, है ना। सिंपल सी बात है कि लर्नर या स्टूडेंट जो कुछ भी पहली बार पढ़ता है तो उसको डिफ़िकल्टी आती है ना, हमेशा ही डिफ़िकल्टी आती रहती है उसको। अब उसको मेंटेन करना है, इसको कम्युनिकेट करना है। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्नर कोई चीज़ पढ़ रहा है, पर उसको पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, पर दिक्कत ना आए उसके लिए वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा, है ना, वो संचार माध्यम करेगा। वो क्या करेगा, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, वो चीज़ को संपर्क में रखेगा। जैसे किसी के टीचर से कुछ पूछ लिया, या अपने किसी सहयोगी से पूछ लिया, या किसी बुक से रेफरेंस ले लिया। यानी कि मान के चलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आप किसी से कम्युनिकेट करोगे ना, टीचर से, स्टूडेंट से, या किसी से भी करोगे, बुक का रेफरेंस लोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको बस वो दिमाग में रखना है, कम्युनिकेशन रखना है, कि ताकि आपको चीज़ आसानी से कर पाए। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, यानी कि किसी को आपस में जोड़ के देखना। नेक्स्ट है लर्निंग अप्रोच। इसमें आती है पैडागोजिकल अप्रोच और एनागोजिकल अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग अप्रोच और पैडागोजिकल जो अप्रोच आती है, पैडागोजिकल और एनागोजिकल, ये आपको मैं कल के लेक्चर में आसानी से करवाऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, ये आपको आसानी से हो नहीं पाएगा, तो आपको मैं आसानी से इसका लेक्चर बना के दूंगा। तो पैडागोजिकल जो अप्रोच है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पैडागोजिकल अप्रोच में आती है पैडागोजी होती क्या है। एनागोजिकल अप्रोच में आती है एंड्रागोगी क्या है। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करवा दूंगा, इसका हम अलग से लेक्चर करेंगे। तो इसको करने के बाद नेक्स्ट है अदर लर्निंग अप्रोचेस। इसमें है टीचर और स्टूडेंट। टीचर जो लर्न अप्रोच है, ये है टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। इसमें जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें टीचर के माध्यम से, यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं। देखिए दो तरह का पढ़ने का तरीका होता है। एक हम पढ़ते हैं टीचर के द्वारा, वो होती है टीचर सेंटर अप्रोच। जब टीचर किसी लर्नर को पढ़ने के लिए कोई चीज़ देता है तो उसको टीचर के अनुसार चलना पड़ता है। एक होती है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट अपनी मर्जी से सब कुछ पढ़ता है, वो होती है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप